भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं मुख्यालय। भारत के कहाँ-कहाँ पर वन संस्थान पाए जाते हैं, इनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थापित किया गया। तो सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। और ये वानिकी और वानिकी का मतलब जो आप उद्यान में जितने भी पौधे, जो वैरायटी के जो पौधे लगाए जाते हैं उनके वानिकी के जो काम के पौधे हैं। तो सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी जो पुनर्विज्ञान है उसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया। दूसरा जो संस्थान है वो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है जो कोलकाता में है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा फेमस उद्यान है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता बहुत बड़ा फेमस उद्यान है। और इसी के अंदर जो बैनन ट्री है, बहुत बड़ा बैनन ट्री है, जिसे द ग्रेट इंडियन बैनन ट्री ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। तो वो भी इस कलकत्ता इस उद्यान में उपस्थित है वो, और ये काफ़ी बड़ा उद्यान है। तीसरा आता है वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर में है। और यहाँ पर क्या है, वृक्षों की अलग अलग जो वैरायटी की जो प्रजातियाँ होती है जो बिल्कुल संकटग्रस्त है या बहुत कम उनकी स्पीसीज पाई जाती है, तो उनकी यहाँ पर प्रजनन स्थली बनाई गई है जो कोयम्बटूर में उपस्थित है। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर के अंदर है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च कार्य किया जाता है, यानी उनके ऊपर अनुसंधान का काम यहाँ पर किया जाता है जबलपुर के अंदर, आपको याद रखना है। अगला आता है केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये केंद्रीय जो शुष्क वानिकी अनुसंधान केंद्र है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और इसी क्षेत्र में क्या है कि जो शुष्क क्षेत्र है, यानी जो जीरोफाइटिक प्लांट है, उन जीरोफाइटिक प्लांटों की स्टडी के लिए, उनकी शोध कार्य के लिए ये संस्थान बनाया गया है जो जोधपुर में स्थित है। क्योंकि लगातार जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वो विपरीत आवासों का क्या करते हैं, सामना, क्योंकि लगातार राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और गर्मी की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई चला जाता है। इस कारण से वहाँ पर पानी की उपस्थिति बहुत न्यून हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। तो उस क्षेत्र में किस प्रकार से वनस्पति को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर अनुसंधान किए जाते हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं अगला, वर्षा व आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान, ये जो जोरहट के अंदर है। ये वर्षा ऋतु में और या फिर पर्णपाती जो वन होते हैं उनके लिए ये संस्थान बनाया गया है जो जोरहट में, नाम याद रखना। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, यह देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून, उत्तराखंड। इंडियन फॉरेस्ट जो कॉलेज है वो देहरादून में ही है, उत्तराखंड के अंदर। और काष्ठ विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी जो अलग अलग प्रकार की जो काष्ठ प्राप्त होती है, पौधों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है, उसके ऊपर की जो स्टडी की जाती है वो बंगलोर की जाती है, बेंगलोर के अंदर। और ये काष्ठ विज्ञान का यहाँ पर संस्थान है। फिर उसके बाद में आता है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, ये शिमला के अंदर है। जहाँ पर भी शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में जो वन पाए जाते हैं वह शिमला के अंदर पाए जाते हैं। तो वो ये याद रखना पूरा का पूरा, आप चाहो तो इसके शॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, और अलग अलग है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ स्थित है, फरीदाबाद के। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद के अंदर। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है, ये बेंगलुरु के अंदर है गट्टा पे। उसके बाद में अगला है ICAR, ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान है जो उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में। उसके बाद में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है, पोस्ट ब्लेयर के अंदर। उसके बाद में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी के अंदर है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद के अंदर। और उसके बाद में RCR, ये ICAR का जो संस्थान है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह बरेली के अंदर है, इज्जत नगर के अंदर। पशु संस्थान और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु के अंदर है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित जो रेशे होते हैं उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोलकाता में है, बैरकपुर में। आप इनको नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारतीय प्राकृतिक रेंजिस एवं गम संस्थान का नामकुम है, रांची के अंदर। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो
पीएससी जो यहाँ पर यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो जितने भी स्टेट पीएससी होती है या यूपीएससी होती है उनके एग्ज़ामों में ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि संस्थान कौन सा संस्थान कहाँ पर है। उसके बाद में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र क्या कहाँ है, कानपुर के अंदर है। तो आप ये जानकारी जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आ जाता है अपना प्रमुख कृषि संस्थान कहाँ कहाँ है। वो तो वन संस्थान थे और दूसरे थे, लेकिन कृषि संस्थान ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी लेवल के और या फिर पीएससी लेवल के, जैसे आरपीएस वगैरह में, इनमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको नाम जरूर याद रखना कौन सा कृषि संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह भी नई दिल्ली में। परिषद अलग शब्द है और संस्थान क्या है, अलग शब्द है। परिषद बड़ा शब्द है, ये भी नई दिल्ली के अंदर है, और संस्थान जो है वह भी नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हमें याद रखना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये लखनऊ के अंदर है। और जो बच्चे अभी जेट की आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ यूपीएससी तो है ही, और पीएससी जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, राजमंदरी में। उसके बाद में अगला आता है भारतीय चीनी संस्थान कहाँ है, ये कानपुर के अंदर है, आपको याद रखना है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये केरल के अंदर है, कासरगोड केरल के अंदर है, कासरगोड में। उसके बाद में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये शिमला के अंदर है। केंद्रीय, इसको जरूर याद रखना कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये शिमला के अंदर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, हिसार के अंदर। भारतीय चावल शोध संस्थान ये कटक के अंदर है, ओडिशा के अंदर। जो ओडिशा समुद्री एरिया है वहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, इसी कारण से यहाँ पर ये अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, गुजरात के अंदर, आनंद के अंदर। और इसके बाद में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हरियाणा के अंदर है, करनाल में। उसके बाद में आईसीएआर का जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है, चिकमंगलूर में। उसके बाद में राष्ट्रीय कैला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये तमिलनाडु में है और ये त्रिची में है। उसके बाद में केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये हरियाणा के अंदर है, फरीदाबाद में। उसके बाद में टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है, जोधपुर के अंदर है और ये राजस्थान में ही है, क्योंकि टिड्डियों का जो दल है वो से आतंकवादी भी कहा, ये इंटरनेशनल आतंकवादी है टिड्डी। और ये जो टिड्डी होती है ये करीबन बहुत मतलब 3 लाख किलोमीटर एरिए को ये कवर करती है। 3 करोड़ किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है टिड्डी, और इसे इंटरनेशनल आतंकवादी भी कहा गया है। 71 देशों की सीमा में ये रहती है, और इसी कारण से जब भी यहाँ पर, और ये पोखरण वाले एरिया में इसे पूरा जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें बिल बना कर रहती है। तो इसी कारण से इसका जो नियंत्रण, जो चेतावनी संगठन है, यानी ये टिड्डियों का जो हमला होता है उसकी जो चेतावनी दी जाती है उसका संस्थान कहाँ है, जोधपुर में है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसी से संबंधित आगे की संस्थान है आईसीआर का जो समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है वो नई दिल्ली के अंदर है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद के अंदर। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान तो जोधपुर में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है, मैक्सिको के अंदर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, फिलीपींस के अंदर। उसके बाद में बोर्ड और संस्थान या मुख्यालय कहाँ कहाँ, कौन सी बोर्ड है, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉफी बोर्ड कहाँ बनाया गया है, कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। और रबर बोर्ड कहाँ है, केरल के अंदर है, कोट्टायम में। उसके बाद में चाय बोर्ड कहाँ है, ये पश्चिमी बंगाल में है, कोलकाता के अंदर है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, गुटूर के अंदर। और उसके बाद में मसाला बोर्ड कहाँ है, केरल के अंदर है, कोच्चि में।
भारतीय अंगूर प्रशिक्षण बोर्ड कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, पुणे के अंदर। उसके बाद में राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रशिक्षण को कहाँ है बोर्ड? ये दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड कहाँ है? ये हैदराबाद के अंदर। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। तो एक बार पूरा साइज को स्क्रीनशॉट लेकर आप याद रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे, प्रमुख कृषि क्रांति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो फसल के लिए जो कौन कौन सी क्रांति कहाँ कहाँ की गई है, कब कब इसका परिणाम सामने आया, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि क्रांति और उसका क्रांति का उद्देश्य, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप जरूर याद रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन में तकनीक सुधार द्वारा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। यानी पहले क्या था कि जो भारत में कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ा हुआ था और यहाँ पर गेहूं की खेती इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं की जाती थी। इस कारण से हमें गेहूं क्या करना पड़ता था? बाहर से आयात करना पड़ता था। और जब गेहूं बाहर से आयात करना पड़ता था तो खाने का जो गेहूं था वही हमारा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, और इसी कारण से हमें कृषि क्रांति की आवश्यकता पड़ी, और इसी कारण से कृषि क्रांति को बढ़ावा दिया गया। और सर्वप्रथम इसका श्रेय हमें डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के हैं उनको दिया जाता है, और भारत में ये डॉक्टर MM स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ये सारा जो श्रेय है ये डॉक्टर स्वामीनाथन को ही दिया जाता है भारत में। और अगर विश्व की बात की जाए तो डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग है मैक्सिको के, उनको ये श्रेय जाता है हरित क्रांति का। उसके बाद दोनों साइंटिस्टों के नाम आप जरूर याद रखें। वैसे तो स्वामीनाथन आपको याद रहता है, लेकिन इसका भी ऊपर वाला भी नॉर्मन बोरलॉग का भी आप याद रखें, मैक्सिको के रहने वाले हैं ये भी हरित क्रांति में बहुत बड़ा इनका योगदान है। उसके बाद में बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब ये दूध वाली क्रांति है। जब भारत में पशुपालन तो किया जाता था लेकिन इतना दूध का उत्पादन यहाँ पर नहीं था, तो फिर श्वेत क्रांति को अपनाया गया, और श्वेत क्रांति में दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति को अपनाया गया। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई। आप इस बात को याद रखें कि कौन सी योजना प्रारंभ की थी? फ्लड नामक योजना। उसके बाद में श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, और वर्गीस कुरियन ही नहीं श्वेत क्रांति के इसको जनक भी कहा जाता है। तो वर्गीस कुरियन ने भारत के जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वर्गीस कुरियन, इन्होंने श्वेत क्रांति दी थी। उसके बाद में आती है पीली क्रांति। ये खाद्य तेलों तिलहन फसलों के उत्पादन में क्या करती है? वृद्धि करती है। और पीली क्रांति इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि जो सरसों के फूल होते हैं उसे पीले रंग के होने कारण इसको जो जितने भी तेल, क्योंकि सरसों में क्या होता है? तेल पाया जाता है, और पहले क्या थी कि भारत में सरसों की या दूसरे तिलहन फसलों की उत्पादकता क्या थी? कम थी, और उसकी उत्पादकता कम थी तो प्रोडक्शन कम था और तेल भी बहुत कम मात्रा में मिलता था। इसी कारण से इस क्रांति को अपनाया गया और इस क्रांति को लाया गया। तो इसी आधार पर इन्होंने इसको पीली क्रांति कहा। फिर आती है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का ये फल बागवानी में वृद्धि के लिए स्वर्ण क्रांति देखी गई, और सबसे बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ, और बहुत सारे लोगों को इस क्रांति से रोजगार भी प्राप्त हुआ। तो सारी की सारी जितनी भी क्रांतियाँ हैं उन सभी क्रांतियों का मूल उद्देश्य ये था कि किसी भी फसल उत्पादन में, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, या खाद्य तेलों में क्या करना? वृद्धि करना, या फ्लावरिंग में, बागवानी में वृद्धि करना। स्वर्णिम क्रांति का मतलब फल और बागवानी में वृद्धि करना। अब आती है गोल क्रांति। आलू उत्पादन, आलू क्षेत्रों में वृद्धि गोल क्रांति कहलाती है। और मुख्य क्रांति क्या होती है? मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि, ये क्या कहते हैं? मुख्य क्रांति कहलाती है। और उसके बाद में आता है सदाबहार क्रांति। ये जैव तकनीकी द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु ये क्रांति लाई गई है, सदाबहार क्रांति। सदाबहार का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलना कि आज हमें पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी क्या है? पहले तो सिर्फ सर्दी के सीजन में ही मिला करती थी, लेकिन अब पूरे 12 महीने हमें पत्ता गोभी देखने को मिल जाती है मंडियों के अंदर। या फिर आपने देखा होगा पहले टमाटर एक निश्चित सीजन में ही आते थे, लेकिन अब 12 महीने टमाटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो फसलें होती है जो पहले सिर्फ एक सीजन में ही आती थी, लेकिन अब वो पूरे सीजनों में हमें प्राप्त होती है, तो उससे कहते हैं सदाबहार क्रांति। यानी सदाबहार क्रांति के आधार पर ही हम तकनीकों के जरिए उन सभी फसलों को पूरे 12 महीने तक उत्पादन उनका कर पाए। तो ये किस क्रांति की बदौलत है? सदाबहार क्रांति की बदौलत है।
बाकी का ऐसे ही लगातार वीडियो में आपके अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।